हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेज़न एकेडमी। और आज हम लोग सीखने वाले हैं 16th ग्रुप के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और इन्फॉर्मेशंस जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो 16th ग्रुप, जैसा कि आप जानते हैं, इसे हम लोग ऑक्सीजन फैमिली भी बोलते हैं। और इस फैमिली के अंदर जो आपकी ऑक्सीजन फैमिली है, यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, सेलेनियम होता है, टेल्यूरियम होता है और पोलोनियम होता है। इस फैमिली को हम लोग चेल्कोजेंस के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? चेल्कोजेंस के नाम से। और हम इन्हें चेल्कोजेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं? ओर बनाते हैं। सल्फर और ऑक्सीजन मेनली मेटल्स के साथ एसोसिएट होकर ओर बनाते हैं। और मेनली कॉपर ओर बनने की वजह से CuFeS2, Cu2S ऐसी जो ओर्स बनती हैं, Cu2O, इनके एसोसिएशन की वजह से कॉपर से रिलेट करते हैं, इनका नाम चेल्कोजेंस रखा गया है। तो चेल्कोजेंस को हम सिंपल वन वर्ड में बोले तो ये क्या होगा आपके पास? ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने पे ध्यान रखनी चाहिए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। दिस इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट में सबसे अबंडेंट एलिमेंट जो है वो कौन है? आपका ऑक्सीजन है। तो ऑब्वियसली आपको ऑक्सीजन का प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी होंगी, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखें तो ऑक्सीजन के कुछ कंपाउंड, जैसे ओजोन है, तो ओजोन एक्चुअली ऑक्सीजन का कंपाउंड नहीं है, ओजोन ऑक्सीजन का एलोट्रॉप है, O2 एंड O3, ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी होगी। बाद में बात करेंगे सल्फर के एलोट्रॉप्स की। सल्फर के अलग अलग एलोट्रॉप्स होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, और H2SO4 के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो ये स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सबसे डील करना शुरू करते हैं। एक और छोटी चीज आपको यहाँ पे देखनी चाहिए, इनके हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स में यहाँ पे कौन कौन होता है? H2O होता है, H2S, H2Se एंड H2T। पोलोनियम रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए इसकी प्रॉपर्टीज को हम इतना स्टडी नहीं करते हैं। और इसीलिए इन हाइड्राइड्स के बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, H2O के केस में क्या होगी? वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो H2O का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो अपने ग्रुप में क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। इसके बाद बाकी जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, इन सभी के अंदर क्या होता है? वैन डर वाल फोर्सेस काम करते हैं। तो जो अगला नंबर आएगा वो आएगा H2TE का। फिर कौन आएगा आपके पास? H2Se और H2S। तो ये आपके पास इन हाइड्राइड्स के मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स का क्या होता है? ऑर्डर होता है। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखें, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर हम प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को देखें, प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, जो सबसे पहली रिएक्शन है आपको ध्यान रखनी चाहिए वो है डीकंपोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, KClO3। तो जैसे ही आप पोटेशियम क्लोरेट को हीट करते हो, KClO3 सॉलिड को, तो आपको यहां पर क्या मिलता है? 2KCl सॉलिड प्लस 3O2 गैस। तो ये O2 के प्रिपरेशन का मेथड है। उसके अलावा देखें डीकंपोजिशन ऑफ H2O2 से भी, डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। H2O2 का अगर आप डीकंपोजिशन करवाओगे तो उसके डीकंपोजिशन से भी O2 गैस प्रोड्यूस होती है। ये रिएक्शन हम पहले भी सीख चुके हैं। इट इज सिंपली 2H2O लिक्विड प्लस आपको क्या मिल जाएगी? O2 गैस, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड होता है। अगर उस मेथड की आप बात करें तो बाय डीकंपोजिशन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। तो कुछ मेटल ऑक्साइड्स हैं, उनके डीकंपोजिशन से भी आपको क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है। जैसे आप मान लो सिल्वर ऑक्साइड है, Ag2O। तो Ag2O सॉलिड को आप हीट करो तो आपके पास जो लो रिएक्टिव मेटल्स हैं, है ना, हाईली रिएक्टिव मेटल्स के ऑक्साइड को डीकंपोज करोगे तो वो डीकंपोज नहीं होते हैं। लेकिन लो रिएक्टिव मेटल्स के ऑक्साइड्स को अगर आप डीकंपोज करेंगे तो इनको डीकंपोज करने पर आपको रेस्पेक्टिव मेटल मिल गई, प्लस साथ में क्या मिल जाएगी? ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी। एग्जैक्टली इसी तरह अगर आप मर्करी ऑक्साइड ले लो, HgO, इसे हीट करोगे तो आपको मिलेगा Hg लिक्विड प्लस साथ में क्या मिल जाएगी? ऑक्सीजन गैस। इतना ही नहीं, आपके पास कुछ और ऑक्साइड्स होते हैं जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में होते हैं। अगर आप उन्हें हीट करेंगे तो वो अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड में चला जाएगा और साथ साथ आपको क्या मिलेगी? ऑक्सीजन गैस मिलेगी। फॉर एग्जांपल सी दिस रिएक्शन, अगर आप PbO2 सॉलिड को हीट करो तो PbO2 सॉलिड को हीट करने पर आपको 2PbO सॉलिड प्लस साथ में क्या मिल जाएगी? ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी।
ठीक है। कभी कभी आप कुछ मिक्स्ड ऑक्साइड्स को भी हीट कर सकते हैं। मान लो जैसे PbO2 की जगह मैं आपके सामने लेता हूं Pb3O4। इस Pb3O4 को आप हीट करो तो ध्यान से देखो, ये जो आपका Pb3O4 है ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड होता है। क्या होता है? ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड होता है, आप अच्छे से जानते होंगे। इसे हम PbO.PbO2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2PbO.PbO2 लिख दो आप, तो देखो Pb3O4 बन गया। अब अगर आप इसे हीट करोगे तो आप ध्यान दो, ये तो एज इट इज आगे पहुंच जाएगा, और PbO2 को आप हीट करोगे तो आपको फिर से क्या मिल जाएगा? 2PbO मिल जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप इस Pb3O4 को हीट करोगे तो ये तो आपको दिख रहा है कि आपको PbO तो मिलने वाला है। बाकी अब आप चाहो तो इसे बैलेंस कर लो, इस रिएक्शन को आप लिख सकते हो 3PbO प्लस साथ में आपके पास क्या मिल जाएगा? हाफ O2, और चाहो तो पूरी रिएक्शन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से कई तरह के ऑक्साइड्स को हीट करने पर भी आपको ऑक्सीजन गैस मिलती है। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगर आप इस रिएक्शन के ऊपर ध्यान दें तो यहां पर क्या होता है, जैसे आपके पास मान लो एक और ऑक्साइड है, लेट्स से Mn3O4 है। तो Mn3O4 भी क्या होगा? MnO, एग्जैक्टली इसी तरह ये भी बनेगा, और इसको भी आप हीट करोगे तो फिर से आपको MnO मिल जाएगा। जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्साइड है वो डीकंपोज होकर क्या बना लेगा? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्साइड बना लेगा। क्लियर है? तो ये हुई कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ O2। तीसरी चीज जो आपको O2 के में ध्यान रखनी है, ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, कि O2 जो है, O2 इज अ पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल। ठीक है, MOT में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होते हैं? 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से आपकी O2 क्या होती है? नेचर में पैरामैग्नेटिक होती है। ठीक है, अब O2 की कोई बहुत सारी मतलब सच रिएक्शंस तो है नहीं भाई। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कंबस्शन में काम में आती है, तो आप जानते हो किसी भी हाइड्रोकार्बन का, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप कंबस्शन करवाओगे तो आपको क्या मिलती है? लेट्स से CO2 प्लस H2 मिलती है। मान लो आपने सल्फर की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाई तो आपको SO2 मिल जाएगी। तो ये कॉमन रिएक्शंस होती हैं, लेकिन एक रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जिसपे आपको फोकस करना चाहिए फॉर ऑक्सीजन। इसे हम आगे चल के मतलब जो आपका नोबल गैसेस होती है वहां पर भी डिस्कस करते हैं। इसे हम बोलते हैं डेकन्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं? डेकन्स प्रोसेस। ये जो डेकन्स प्रोसेस है ये एक्चुअली यूज की जाती है फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन गैस को बनाने के लिए हम इस रिएक्शन को यूज करते हैं। इसमें आप क्या करवाते हो? ऑक्सीडेशन ऑफ HCl करवाते हो। ऑक्सीडेशन ऑफ HCl बाय O2 इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट CuCl। तो इसे हम डेकन्स प्रोसेस के नाम से जानते हैं। यहां पर आप HCl लेते हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ CuCl2 का एज कैटलिस्ट यूज करके आप इसको ऑक्सीडेशन करवाते हो, तो आपको यहां पर क्या मिलती है? Cl2 प्लस H2O। ओवरऑल रिएक्शन को आप चाहो तो बैलेंस कर सकते हो। 2 2 2 तो नहीं आएगा तो 4HCl ले लो। 4HCl से आपको मिल जाएगा 2H2O प्लस 2Cl2। तो यह आपकी ओवरऑल रिएक्शन होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है किसकी? ऑक्सीजन की। इसे आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, काम में आ सकती है। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं, और चीजों के ऊपर फोकस करते हैं। फिर इसके बाद आपके पास आता है ओजोन। कौन आता है? ओजोन। तो ओजोन जैसा मैंने आपको बताया, शायद आप में से कई लोगों को ये चीज पता नहीं हो, ओजोन इज एन एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ओजोन क्या है? ऑक्सीजन का ही एक एलोट्रॉप है। जैसे आपके पास व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस होता है, डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, वैसे O2 और O3 एक दूसरे के क्या होते हैं? एलोट्रॉप्स होते हैं, पहली चीज। ठीक है, इसका जो प्रिपरेशन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी जो प्रिपरेशन की रिएक्शन है, तो प्रिपरेशन कैसे किया जाता है? प्रिपरेशन किया जाता है एक स्पेशल अपरेटस में, जिसे हम लोग ओजोनाइजर भी बोलते हैं। तो यहां पर क्या होता है? साइलेंट इलेक्ट्रिक discharge is passed through oxygen। तो आप ऑक्सीजन में क्या करते हो? एक साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करते हो। ठीक है, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जैसे आप पास करोगे तो आपके पास क्या होगी? रिएक्शन होगी। जो आपके पास ऑक्सीजन गैस है
वो किस में कन्वर्ट होती है, ओजोन गैस में कन्वर्ट हो जाती है। ध्यान रखना ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि ओजोन का ऑक्सीजन से जो फॉर्मेशन है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, और एक्चुअली जो ओजोन है वो रिलेटिवली क्या होती है, अनस्टेबल होती है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट है जिस पे आपको फोकस करना चाहिए कि ये जो मैंने लिखा है साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, अगर आपका इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज साइलेंट नहीं है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, O3 का डीकंपोजिशन होता है। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखें कि साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज is necessary so that O3 formed does not decompose। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखें। फिर देखो ओजोन की अगर हम बात करें तो ओजोन जो है, ठीक है, ओजोन जो है आपका वो खुद क्या होता है, एक बहुत ही बड़े ऑक्सीडेंट, बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ओजोन अनस्टेबल है, अनस्टेबल होकर ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है? नेसेंट ऑक्सीजन। सो ओजोन प्रोड्यूसेस नेसेंट ऑक्सीजन ऑन decomposition and is a powerful oxidizing agent। ठीक है, तो ये जो आपकी ओजोन है ये डीकंपोज होकर O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है, और इस नेसेंट ऑक्सीजन के प्रोडक्शन की वजह से ही ये एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, एंड ओजोन कैन ऑक्सीडाइज। ये पीबीएस को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर देता है? PbSO4 में। ये I माइनस को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर देगा? I2। ठीक है, तो ये इसकी रिएक्शंस हैं जो आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखनी चाहिए। पीबीएस को डायरेक्टली PbSO4 में कन्वर्ट कर देता है। सेम रिएक्शन या सेम की जगह हम सिमिलर बोल दें, सिमिलर रिएक्शन इज शोन बाय H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। एक्चुअली H2O2 जो होता है ना वो भी क्या होता है, डीकंपोज होकर नेसेंट ऑक्सीजन ही प्रोड्यूस करता है। तो इस नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से जो आपका पीबीएस है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? PbSO4 में। ठीक, एंड दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू रीस्टोर कलर इन ओल्ड लेड पेंटिंग्स। तो पहले क्या होता था, पुरानी पेंटिंग्स के अंदर लेड को यूज करते थे इन कलर्स के अंदर। तो क्या होता है, टाइम के साथ साथ जो आपका लेड होता है वो एटमॉस्फेरिक एयर से रिएक्ट करके पीबीएस में कन्वर्ट हो जाता है जो कि ब्लैक कलर का होता है। तो प्रेसिपिटेट की फॉर्म उस कलर के ऊपर जमा होने लग जाता है टाइम के साथ साथ। तो थोड़े सालों के बाद वो जो पेंटिंग्स होते हैं, कलर्स क्या होते हैं, डल हो जाते हैं। उस डलनेस को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, ओजोन से या फिर H2O2 किसी से भी इसकी रिएक्शन करवा दो तो पीबीएस कलर कन्वर्ट हो जाएगा PbSO4 में जो कि व्हाइट कलर का होता है। तो वो जो ब्लैक कलरेशन था वो व्हाइट में चला जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कलर वापस से क्या हो गया है, रिटेन हो गया है, रीस्टोर हो गया है। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ओजोन पीबीएस को डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट कर सकती है? PbSO4 में। और ये जो रिएक्शन है ये ओल्ड लेड पेंटिंग से क्या करती है, उनके कलर को रीस्टोर करने के काम में आती है। अच्छा, और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ओजोन की, अगर आप ध्यान दें, ओजोन डिप्लीशन नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा, है ना। तो ओजोन लेयर में जो होल हुआ था या हो रहा था या हो रहा है, अब तो थोड़ा रिकवर हो गया है। ठीक है, तो ये जो ओजोन डिप्लीशन था ये किसकी वजह से होता था? तो आपके जो सुपरसोनिक जेट्स होते हैं उनके एग्जॉस्ट से निकलती है NO। कौन सी गैस निकलती है? नाइट्रिक ऑक्साइड NO फ्रॉम एग्जॉस्ट of supersonic jets react with O3। तो ये आपके पास रिएक्शन होती है NO प्लस O3 से
आपको एक्चुअली NO2 प्लस यहाँ पर O2 मिल जाएगा। और ये एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि ओजोन डिप्लीशन को क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। ये रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल है फॉर ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं ओजोन की जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलिए, ऑक्सीजन के बाद जो हमारे पास अगला एलिमेंट आता है वो आता है सल्फर। तो सल्फर की भी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं, कुछ रिएक्शंस हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। तो ये स्टार्ट करते हैं सल्फर के साथ। अगर मैं आपसे सल्फर के बारे में बात करूं तो सबसे पहले आपको जो चीज ध्यान रखनी है वो है एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। क्या है? एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। तो सल्फर के ना बेसिकली दो एलोट्रॉप्स होते हैं, एक होती है रोम्बिक सल्फर और एक होती है मोनोक्लिनिक सल्फर। तो एक सल्फर तो क्या होती है, रोम्बिक। तो रोम्बिक सल्फर है आपके पास, और जो दूसरा इसका एलोट्रॉप होता है वो कौन सी होती है, वो होती है मोनोक्लिनिक सल्फर। कौन सी होती है? मोनोक्लिनिक सल्फर। तो दो तरह की आपके पास सल्फर होती है। और जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो है इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर विच इज 369 केल्विन। कितना है? 369 केल्विन। 369 केल्विन से नीचे, ठीक है, आपकी रोम्बिक सल्फर एग्जिस्ट करती है और ये स्टेबल फॉर्म है। और 369 केल्विन के ऊपर आपकी जो है वो मोनोक्लिनिक फॉर्म एग्जिस्ट करती है, और 369 पर ये फॉर्म इसमें कन्वर्ट होती है। इस टेम्परेचर को हम, हाँ बिल्कुल सही, ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिस इज द ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ सल्फर। एक बात। अच्छा, दूसरी बात, ये जो दोनों ही फॉर्म्स हैं इन बोथ रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक, इन बोथ sulfur exists as S8 molecule with, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, पकड़ रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम? पकड़ रिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। एक्चुअली क्राउन शेप बनता है, तो पकड़ रिंग भी कभी कभी इस टर्म को यूज कर लेते हैं। तो आप देखो इस तरह से ये आपके पास पकड़ रिंग बनती है, या फिर आप देख सकते हैं क्राउन की तरह बन रहा है, तो इसे हम क्राउन शेप बोलते हैं। और 1 2 3 4 5 6 7 8 S8 मॉलिक्यूल आपके पास प्रेजेंट है। इसके अलावा कभी कभी ये S6 साइक्लोफॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, जहां पर ये चेयर फॉर्म लेता है, चेयर फॉर्म लाइक दिस। तो ये आपके पास S6 रिंग है जो साइक्लोफॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, above 1000 Kelvin it exists as a diatomic molecule S2। जैसे O2 होता ना, वैसे ही S2 है। और ये जो आपका मॉलिक्यूल है विच इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर लाइक ऑक्सीजन। O2 की तरह ये आपका S2 भी क्या होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। लेकिन ये जो फॉर्म है सल्फर की, ये सिर्फ कब एग्जिस्ट करती है? जब टेम्परेचर 1000 केल्विन से क्या होता है? ऊपर होता है। तो सल्फर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पहली बात तो ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सल्फर के कंपाउंड्स की। तो सल्फर के कंपाउंड्स में SO2 हो गया, SO3 हो गया, H2S हो गया। ऐसे इनकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस नहीं होती है, लेकिन हाँ आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, जो एनसीईआरटी में गिवन भी है, वो है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 की, प्रिपरेशन ऑफ H2SO4, इसका जो प्रिपरेशन होता है वो होता है थ्रू कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस होता है? ये आपका होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या होता है? स्टेप्स होते हैं। जो स्टेप 1 होता है, स्टेप 1 वो होता है फॉर्मेशन ऑफ SO2, फॉर्मेशन ऑफ SO2 बाय कंबस्शन, या ऑक्सीडेशन लिख दो सिंपल, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर और सल्फाइड ओर्स। तो या तो सल्फर या फिर सल्फाइड ओर्स को यूज करके
आप क्या करते हो, पहले SO2 बनाते हो। तो मैं सिंपल सल्फर ले रहा हूं यहाँ पे, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन करवाओगे और आपको SO2 मिलती है। फिर आता है स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होता है, स्टेप 2 में आप इस SO2 का ऑक्सीडेशन करवाते हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसे आप ध्यान रखना, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ SO2। आप इस SO2 का फर्दर ऑक्सीडेशन करवाते हो इन प्रेजेंस ऑफ V2O5 एज कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट आपको यहां पर ध्यान रखना चाहिए, और आपके पास यहां पर क्या फॉर्म होती है, और SO3 फॉर्म हो जाती है। ठीक है, फिर ये जो SO3 हुई, दिस SO3 इज डिसॉल्व्ड इन वाटर टू फॉर्म ओलियम। ठीक है, ओलियम क्या है मैं आपको बताता हूं अभी। तो ये जो SO3 है, ओलियम एक्चुअली H2SO4 प्लस SO3 का एक मिक्सचर बनता है। तो ये जो आपकी SO3 बनी, ये SO3 को आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो आपके पास H2SO4 बन जाएगा, और इस H2SO4 में और SO3 डिसॉल्व होती जाएगी और ये बन जाएगा ओलियम, जिसे कई बार H2S2O7 भी लिख दिया जाता है। तो ओलियम क्या है आपको ये पता होना चाहिए। अब इस ओलियम का रोल क्या है, देखें ओलियम से क्या होता है, बाय डाइल्यूटिंग ओलियम with calculated amount of water, calculated amount of water, H2SO4 of desired concentration can be obtained। तो ये जो आपका ओलियम आया, इस ओलियम को हाइड्रोलाइज करके इसमें पानी डालकर, तो ये जो ओलियम था H2SO4 प्लस SO3, इसमें जैसे ही आप पानी ऐड करोगे, देखो ये क्या बना लेगा, पूरा पूरा H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको जितनी कंसेंट्रेशन का H2SO4 चाहिए, उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर आप इसमें ऐड करके अपनी डिजायर्ड कंसेंट्रेशन का H2SO4 क्रिएट कर सकते हो। तो ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग H2SO4, प्रिपरेशन ऑफ H2SO4, जिसको आपको यहां पर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद देखें H2SO4 की कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जिनके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, H2SO4 एक बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। क्या होता है, तो अगर आपके पास कंसंट्रेटेड H2SO4 है, तो ये चीजें आप ऑर्गेनिक में भी सीखते हो, आप इसे यूज भी करते हो, इज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। कहने का मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल से ये वाटर को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए H2SO4 का आपकी स्किन पर भी बर्निंग एक्शन होता है। तो अगर आपने शुगर की रिएक्शन करवाई है कंसंट्रेटेड H2SO4 से, तो इससे सारे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा और आपके पास सिर्फ कार्बन सॉलिड बच जाएगा। तो ये जो रिएक्शन होती है, इसमें आपको ब्लैक रेसिड्यू मिलेगा। ये जो कार्बन है, ये ब्लैक रेसिड्यू की फॉर्म में आपको मिलता है, और इस रिएक्शन को हम चेयरिंग ऑफ शुगर के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे चेयरिंग ऑफ शुगर के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके अलावा जो आपका कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है, दिस कंसंट्रेटेड H2SO4 इज अ moderately strong ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो कुछ रिएक्शन, जैसे इसकी रिएक्शन कॉपर से बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपर एक ऐसा मेटल है जो मिनरल एसिड्स के साथ हाइड्रोजन रिलीज नहीं करता है। डी ब्लॉक की फर्स्ट 3D सीरीज की बाकी सारी मेटल्स मिनरल एसिड्स के साथ हाइड्रोजन रिलीज करेंगी, लेकिन कॉपर मिनरल एसिड्स के साथ हाइड्रोजन रिलीज नहीं करता है। यहां पर भी कॉपर की रिएक्शन आप H2SO4 से करवाओगे तो ध्यान रखना, आपको ये कन्वर्ट होगा CuSO4 में, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। H2SO4 खुद कन्वर्ट होगा SO2 में, और साथ में क्या रिलीज होगी, वाटर फॉर्म होगा बेसिकली। ठीक है, ऐसे देखें अगर आप नॉन मेटल से रिएक्शन कराओ, जैसे मान लो आप सल्फर की रिएक्शन कराते हो H2SO4 के साथ, तो सल्फर को H2SO4 SO2 में ऑक्सीडाइज कर देगा,
यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये इसको SO2 में ऑक्सीडाइज करेगा और खुद भी SO2 में ही कन्वर्ट होगा लाइक दिस। तो यहां आपके पास SO2 बनेगी अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ H2। ठीक है, तो एक सेकेंड, 3SO2 आएगी, बैलेंस नहीं रिएक्शन क्योंकि 3 सल्फर है ना। तो 3SO2, इसको ठीक से हम लिख देते हैं, तो 3SO2 प्लस 2H2। ऐसे देखें, अगर आपके पास कार्बन है तो कार्बन की रिएक्शन जब आप H2SO4 से करवाओगे तो कार्बन को ये CO2 में ऑक्सीडाइज कर देगा। तो आपकी नेट रिएक्शन क्या बनेगी, CO2 प्लस SO2 प्लस 2H2। उसके अलावा आप जानते हैं H2SO4 इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा काम में आता है और इसीलिए इसे किंग ऑफ केमिकल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी जो कि एनसीईआरटी में गिवन है और आपको ध्यान रखनी होती है क्योंकि एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं, ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट्स दैट इज ऑक्सीजन फैमिली। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, हैप्पी लर्निंग। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.